हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पेट के प्रैक्टिस सेट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और जितने भी आपके 50 क्वेश्चंस आपके जीएस के आने होते हैं उसको यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हालांकि पिछले क्लास में हमने 25 क्वेश्चनों को आपको कराया है और आज उसका नेक्स्ट पार्ट है जो हम लोग आज कम से कम 20 से 25 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी मैं करूँगा। तो आप नोटबुक लेके बैठिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी चीज़ों को नोट करने में। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करेंगे और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 51 है। हालांकि ये पूरी पीडीएफ है, इस पीडीएफ को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि ऑपरेशन गंगा क्या है। चार ऑप्शन है। कछुए के प्रजनन के लिए पर्यावरण परियोजना, गंगा और यमुना नदी को जोड़ने की परियोजना, वर्ष 2024 तक गंगा नदी को साफ करने की परियोजना, भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से लाने के लिए निकासी योजना। तो जो इसमें आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, यानी कि भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से लाने की एक योजना है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा था तो यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उनको भारत लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा को चलाया था। ऐसे ही कई सारे ऑपरेशन हैं जो आपको ध्यान रख लेने हैं कि कौन ऑपरेशन किस देश के संबंध में चलाया गया है। जैसे को आप पता होना चाहिए कि अभी एक ऑपरेशन चला था ऑपरेशन करुणा करके, ठीक है, ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन जो करुणा है ये चला था कहाँ पर, तो ये म्यांमार में चलाया गया था। कि म्यांमार में जो आपने देखा कि कुछ दिन पहले एक तूफ़ान आया था मोचा, उसका नाम क्या था, मोचा तूफ़ान। तो जो मोचा तूफ़ान था ये तूफ़ान म्यांमार में आया था और मोचा ये यमन द्वारा दिया गया एक क्या था, नाम था। तो ऑपरेशन करुणा का संबंध म्यांमार से है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे, ऐसे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो ऑपरेशन कावेरी भी चला था। तो ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया था, तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था जो तुर्की और सीरिया में जो कुछ दिन पहले भूकंप आया था। तो उसमें जो मानव सहायता सामग्री है उसको भेजने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी को चलाया था। ऐसे ही आप देखेंगे तो एक और ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति भी चला था, ऑपरेशन देवी शक्ति भी चला था। ये कहाँ चला था, तो ये जो अफ़गानिस्तान में जो गृह युद्ध हो रहा था वहाँ पे भारत सरकार ने भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही क्या है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, 4 फरवरी, 8 मार्च, 12 दिसंबर या 23 जुलाई। तो जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका इसमें देखेंगे तो 8 मार्च, यानी 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग 13 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। 13 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर, तो जो आपकी सरोजनी नायडू हैं, सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू की जयंती पर हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है कि गुप्तकार गठबंधन क्या है। तो पहला ऑप्शन है केरल के राजनीतिक दलों का एक गठबंधन, फिर है जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन, सी है सिनेमा उद्योग से जुड़ी एक संस्था, पाकिस्तान का एक राजनीतिक दल। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, यानी कि जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन। देखिए क्या होता है कि कोई भी राज्य है तो वहाँ पे कुछ राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं। उस राजनीतिक पार्टी में एक पार्टी ऐसी होती है जिसकी सरकार होती है और जो उसके विपक्ष में होता है वो विपक्ष दल होता है। तो वैसे ही जम्मू कश्मीर में जो गुप्तकार एक गठबंधन है वो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में विपक्षी दल का क्या है, एक गठबंधन है, एक दल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 54 है और इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका वो सी सही है, यानी कि गुजरात। गुजरात में ये योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होगा कि महिलाओं को बिना ब्याज पर लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने स्वरोजगार कर सकें और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को वो अच्छी कर सकें।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि हर घर दस्तक 2.0 अभियान क्या है। 4 ऑप्शन है, हालांकि ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश में हो गया है, हिंदी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं। पहला ऑप्शन है वैक्सीनेट पीपल अगेंस्ट पोलियो। बी ऑप्शन है डोर टू डोर कैंपेन 2 मंथ हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन लॉन्चेड टू एक्सीलरेट कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज। सी ऑप्शन है टेस्ट फॉर कोरोना और डी है चेक कोरोना रिपोर्ट। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन में ही लग रहा है कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 56 नंबर कि G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था। 4 ऑप्शन है जर्मनी, कनाडा, यूरोप, इंडिया। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, यानी कि जर्मनी। जर्मनी की राजधानी जो है वो बर्लिन है, तो ये बर्लिन में आयोजन हुआ था। और G7 क्या है, तो G7 क्या है कि 7 देशों का एक क्या है, ग्रुप है। और कैसे देश हैं ये, देश आपके विकसित डेवलप्ड कंट्री हैं। तो डेवलप कंट्रियों का एक अपना अलग समूह है जिसे हम लोग बोलते हैं G7 कहते हैं। तो इसका सम्मेलन इस 2022 में कहाँ हुआ है, तो जर्मनी में हुआ है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 4 ऑप्शन है आपके, सूबेदार संजीव कुमार, कर्नल संतोष बाबू, मेजर अनुज सूद, हवलदार तेजिंदर सिंह। तो जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वो आपका बी सही है, यानी कर्नल संतोष बाबू। तो जो कर्नल संतोष बाबू हैं ये जम्मू कश्मीर के जो पुलिस विभाग में उसमें ये पद पे चयनित थे, जिनको ये महावीर चक्र दिया गया है। लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना ये होगा कि कुछ हमारे सेना के क्षेत्र में अवार्ड दिए जाते हैं जिन्हें हम लोग गैलेंट्री अवार्ड कहते हैं, गैलेंट्री अवार्ड। तो ध्यान रखेंगे कि जो सबसे बड़ा जो गैलेंट्री अवार्ड है हमारे सेना के क्षेत्र में वो है कौन सा, तो परमवीर चक्र है, ठीक है, परमवीर चक्र है। तो जो परमवीर चक्र है ये सबसे बड़ा क्या है, गैलेंट्री अवार्ड है, यानी कि सेना के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। परमवीर चक्र कब दिया जाता है, जब क्या होता है युद्धकालीन कोई सैनिक अदम्य साहस की भावना को दिखाता है तो उसे हम लोग परमवीर चक्र के लिए चुनते हैं। लेकिन शांतकालीन सबसे बड़ा जो गैलेंट्री अवार्ड है वो आपका अशोक चक्र है, ठीक है, वो कौन सा है, अशोक चक्र है। यानी अशोक चक्र ये शांतकालीन सबसे बड़ा सैन्य अवार्ड है और युद्धकालीन सबसे बड़ा कौन है, तो परमवीर चक्र है। इन दोनों में देखा जाए तो कौन सा बड़ा है, तो आप कह सकते हो कि परमवीर चक्र ये सबसे बड़ा सैनिक अवार्ड है या सैन्य अवार्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2022 पुरुष से किसे सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन है रानी रामपाल, रोहित शर्मा, मनीष कौशिक, नीरज चोपड़ा। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका वो क्या है, डी सही है, यानी कि नीरज चोपड़ा। तो जो 2022 का स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर दिया गया है वो नीरज चोपड़ा को दिया गया है। बाकी इन सभी व्यक्तियों को या इन सभी खिलाड़ियों को ध्यान रखिएगा ये कौन है, इनका संबंध किस खेल से। तो देखिए जो रानी रामपाल है ये भारतीय महिला हॉकी टीम के क्या है, कप्तान है। रोहित शर्मा जानते ही हो कि क्रिकेट से संबंध रखते हैं। मनीष कौशिक का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है बॉक्सिंग से। किससे है, तो बॉक्सिंग से है, तो ये एक बॉक्सर है ये मनीष कौशिक। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई कवच प्रणाली क्या है। 4 ऑप्शन है ट्रेनों की टक्कर रोकने की नई सुरक्षा प्रणाली, ट्रेनों को आग से बचाने वाली प्रणाली, ट्रेनों की गति बढ़ाने वाली प्रणाली, या ट्रेन यात्रियों को दिया गया बीमा योजना। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ट्रेनों की टक्कर को रोकने की क्या है, नई सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा। 4 ऑप्शन है कुशीनगर, नोएडा, लखनऊ या मेरठ। तो उत्तर प्रदेश में पहला जो खेल विश्वविद्यालय बनने वाला है वो आपका मेरठ में बनने वाला है। ध्यान रखिए कहाँ बनेगा, तो मेरठ में बनेगा। देखो मेरठ को हम लोग स्पोर्ट्स सिटी कहते हैं, स्पोर्ट्स सिटी ऑफ यूपी, यानी उत्तर प्रदेश का जो स्पोर्ट्स सिटी है, जो खेल नगर है वो मेरठ है। आपको पता है कि मेरठ में खेल से संबंधित बहुत सारे क्या बनते हैं, आपके उपकरण बनते हैं या सामान बनते हैं मेरठ में। तो जो ये मेरठ में जो आपका विश्वविद्यालय खुलेगा उसका नाम होने वाला है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी होने वाला है, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय होगा।
कहाँ पे? तो मेरठ में। चलिए अगला देखते हैं सवाल। सवाल नंबर अगला हमारा है 61 नंबर। लिखा हुआ है कि 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? 4 ऑप्शन है, भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, यानी कि भारत और बांग्लादेश। देखिए 3 बीघा कॉरिडोर, कॉरिडोर मतलब होता है गलियारा, ठीक है, गलियारा। या सुना भी होगा कि 3 बीघा जो विवाद है वो किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था कि 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था और उसका संबंध इसी से था, 3 बीघा कॉरिडोर से था। इसमें क्या हुआ था कि कुछ भारतीय भूमि को बांग्लादेश को सौंपी गई थी और कुछ बांग्लादेश की भूमि को भारत में मिलाया गया था। तो ये है 3 बीघा कॉरिडोर। तो 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो बता सकते हैं कि 100वां संविधान संशोधन 2015 से है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? 4 ऑप्शन है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्यूनस आयर्स या ब्रासीलिया। तो जो सही ऑप्शन है इसमें आपका वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, यानी कि ब्यूनस आयर्स। तो ब्यूनस जो आयर्स है वो अर्जेंटीना की क्या है? आपकी राजधानी है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना की जो करेंसी है, करेंसी, तो यहाँ की करेंसी है पीसो। पीसो, तो पीसो किस देश की करेंसी है? तो अर्जेंटीना की है। लेकिन पीसो ऐसा नहीं है केवल अर्जेंटीना की है, ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ की मुद्रा यानी करेंसी पीसो ही है। जैसे मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में भी पीसो ही चलता है, ठीक है, अर्जेंटीना में पीसो ही चलता है, ठीक। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि अर्जेंटीना जो देश है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक क्या है? देश है। जैसे हमें पता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही दुनिया की सबसे लंबी क्या है? पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम है एंडीज। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, ठीक है, कौन सा है? तो माउंट एकांकागुआ। तो जो माउंट एकांकागुआ है, ध्यान रखेंगे, जो एकांकागुआ है, तो माउंट एकांकागुआ जो चोटी है ये किस देश में है? तो ये अर्जेंटीना में है। तो ये माउंट एकांकागुआ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो बताएंगे कि एंडीज की, ठीक है, एंडीज की सबसे ऊंची ये चोटी है। ठीक है, चलते आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 4 ऑप्शन है, 12 जनवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी या 24 जनवरी। तो जो आपका सही आंसर इसमें है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी सही है, यानी कि 25 जनवरी। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं? रीज़न क्या है? तो आपका ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो केंद्रीय केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके कारण ही हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, ये इसका एक रीज़न था। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे के ऑप्शनों पे ज़रा गौर करिएगा कि 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को आप देखेंगे तो 12 जनवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1896 में, 1905 में, 1894 में या 1924 में। तो जो सही आंसर है वो आंसर आपका ए है, 1896 में। देखिए आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत तो ग्रीस यानी वर्तमान में यूनान आप कह सकते हो। तो जो ग्रीस है यानी जो यूनान है, इसकी जो राजधानी है एथेंस, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में आधुनिक खेलों की शुरुआत होती है कब से? 1896 से होती है, ठीक है, 1896 से इसकी शुरुआत होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर जो 65 है कि डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात,
कोलकाता, जयपुर या बेंगलुरु। तो जो सही आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए जो कोलकाता को हम लोग सॉल्ट लेक सिटी भी कहते हैं, कोलकाता को हम लोग सॉल्ट लेक सिटी कहते हैं। और डायमंड हार्बर क्या है, तो डायमंड जो हार्बर है ये एक बंदरगाह है जो कि हुगली नदी पर ये कोलकाता में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में 3 प्रमुख क्या हैं आपके बंदरगाह हैं, जो कि एक नदी बंदरगाह है और वो हुगली नदी पर स्थित हैं। हुगली नदी गंगा की क्या है, वितरिका है, यानी डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली नदी। तो कौन कौन से बंदरगाह हैं, एक तो कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए डायमंड हार्बर बंदरगाह ही बनाया गया यहीं पर, और एक हल्दिया बंदरगाह है जो कि यहीं पे है। तो यानी कोलकाता के आसपास में ही 3 बंदरगाह हैं। देखिए आपके जो पेट के सिलेबस में दे रखा हुआ है खासकर कि किस शहर का क्या उपनाम है। जैसे आपने पिछले एग्ज़ामों में देखा, आपसे पूछ लिया था 2022 के पेट में पूछा था कि भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं। तो उसमें जो सही ऑप्शन था वो था कुर्ग। कुर्ग एक कर्नाटक में जगह पड़ता है, इसे हम लोग भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। तो वैसे ही सॉल्ट लेक सिटी किसे कहते हैं, तो कोलकाता को कहते हैं। ऐसे कई सारे आपके क्या हैं शहर हैं जिनको कुछ न कुछ उपनाम दिया गया है उनकी विशेषता के आधार पर, तो उनको ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं 2-4 की बात कर लूँ, जैसे देखिएगा जोधपुर, जोधपुर राजस्थान का एक शहर है, इसे हम लोग ब्लू सिटी बोलते हैं, ठीक है। जोधपुर को क्या करते हैं, तो इसे हम लोग ब्लू सिटी बोलते हैं, नीला शहर बोलते हैं। उसी के बाद में आप देखेंगे तो राजस्थान में ही एक शहर है, कौन सा, तो उदयपुर, ठीक है, उदयपुर। तो उदयपुर को हम लोग वाइट सिटी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, तो इसे हम लोग वाइट सिटी कहते हैं, वाइट सिटी कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में नागपुर है तो उसे ऑरेंज सिटी कहते हैं, यानी संतरों का शहर कहते हैं, उसे संतरों का शहर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको सवालों को पढ़ लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था। 4 ऑप्शन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, भारतीय विद्या भवन। तो जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। मूर्ति देवी जो साहित्य पुरस्कार है, ये जो भारतीय ज्ञानपीठ जो ट्रस्ट है इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। 4 ऑप्शन है, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ये ए सही हो जाएगा, यानी कि असम, ठीक है। तो असम क्या है, ये असम का सत्रिया जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। देखिए हमारे भारत में क्या है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसे हम लोग क्लासिकल डांस बोलते हैं, और 6 क्या है हमारे शास्त्रीय भाषाएं हैं, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज। तो जो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, अगर आप देखेंगे तो देखिएगा यूपी की बात करते हैं तो यूपी का तो क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। यूपी का क्या है, कथक है। आपका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम है, ठीक है, भरतनाट्यम है। केरल की बात करें, ठीक है, केरल की बात करें तो केरल में आप देखेंगे तो यहाँ पे कथकली है, कौन सा है, तो कथकली है, ठीक है, कथकली है। और क्या यहाँ चलता है, तो मोहिनी अट्टम चलता है, ठीक है, क्या चलता है, मोहिनी अट्टम चलता है। वैसे ही आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश यानी एपी आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुचिपुड़ी चलता है, ठीक है, कुचिपुड़ी चलता है। उड़ीसा में आप देखेंगे तो ओडिसी चलता है, मणिपुर में मणिपुरी चलता है। तो आपके 8 क्या है, क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 68 कि किताबुल ए हिंद के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन आपके हैं, अलबरूनी, अमीर खुसरो, अबुल फजल या बरनी। तो जो कि इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए सही है, अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी। अलबरूनी ये एक कह सकते हो कि उज़्बेकिस्तान का एक मुस्लिम लेखक था जो कि महमूद गजनवी के समय ये भारत आया था। तो अलबरूनी पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत के रीति रिवाजों या प्रशासन के बारे में इसने क्या किया है, उल्लेख किया है। तो अलबरूनी ये उज़्बेकिस्तान का ये निवासी था,
वहाँ पे एक जगह पड़ता है ख्वारिज़्म, तो ख्वारिज़्म का ये निवासी था। और ख्वारिज़्म कहाँ पड़ता है, तो उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। उज़्बेकिस्तान अब मध्य एशिया का एक क्या है, देश है। तो किसके समय ये भारत आया, तो ये आया था महमूद गजनवी के समय ये भारत आया था। किताबुल ए हिंद, तो किताबुल ए हिंद ये अरबी भाषा में लिखा गया है। तो ये जो पुस्तक है वो किस भाषा में है, तो ये अरबी भाषा में है। ठीक है, अरबी भाषा में है। और किताबुल ए हिंद का मतलब हिंदी में क्या होता है, तो भारत की खोज। किताबुल ए हिंद का मतलब क्या है, भारत की खोज। तो ये क्वेश्चन था आपका। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है कि नाटो, ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है। 4 ऑप्शन है, हेग, ब्रुसेल्स, लंदन या पेरिस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या है, ब्रुसेल्स है। ठीक है, ब्रुसेल्स। देखिए नाटो का अपना फुल फॉर्म है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो ये राजधानी, ध्यान रखिएगा, बेल्जियम की है। ठीक है, बेल्जियम की क्या है, ये राजधानी है। नाटो की स्थापना कब होती है, तो नाटो की स्थापना आप देखेंगे तो कब होती है, तो अप्रैल 1949 में होती है। ठीक है, कब होती है, 1949 में होती है। अभी नाटो में नया सदस्य कौन शामिल हुआ है, तो जो नाटो संगठन इसमें नया सदस्य कौन शामिल हुआ है, तो इसमें शामिल हुआ है फिनलैंड। कौन शामिल हुआ है, तो फिनलैंड। तो जो फिनलैंड है वो नाटो का एक नया सदस्य है। ठीक है, क्या है, ये नया सदस्य है। ठीक है, और जो नाटो आप देखेंगे तो नाटो ये कहीं ना कहीं क्या है, कई देशों का संगठन है। शायद इसमें 29 देश की संख्या है नाटो में। बाकी इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो अन्य लोगों को देख लेते हैं कि देखिए लंदन जो है ये तो ठीक है, आपका यूनाइटेड किंगडम की क्या है, राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। द हेग एक शहर है नीदरलैंड में, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम इसकी राजधानी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली यानी शांत घाटी कहाँ पे स्थित है। 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, कश्मीर, असम, केरल। तो जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, केरल। देखिए साइलेंट वैली को हम लोग क्या कहते हैं, मूक घाटी भी कहते हैं, मूक घाटी कहते हैं। और साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो ये केरल में जो पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है, तो पश्चिमी घाट में ये साइलेंट वैली है। आप देखेंगे तो साइलेंट वैली जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि अगर कोई जो साइलेंट वैली है ये आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है केरल का। तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो आपका साइलेंट वैली है। ठीक है, जो कि पश्चिमी घाट में ये स्थित है। वैसे ही हमारे देश में देखेंगे तो कई सारी क्या है, आपकी घाटियाँ मिल जाएंगी। जैसे देखिए एक घाटी कौन सा, पूगा, पूगा घाटी, ये लद्दाख में है। ठीक है, कहाँ पे है, लद्दाख में है। ऐसे ही फूलों की घाटी, ठीक है, कौन सा है, तो फूलों की घाटी। तो फूलों घाटी कहाँ पे, उत्तराखंड में है। जैसे देखेंगे अराकू घाटी, कहाँ पे, अराकू घाटी, अराकू घाटी ये आंध्र प्रदेश में है। अराकू घाटी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। ठीक वैसे ही एक मिलेगा आपको बराक घाटी, बराक घाटी। तो बराक घाटी कहाँ पे है, तो ये असम में है। ये कहाँ पे है, तो ये असम में है। तो ऐसे कई सारी घाटियाँ आपको भारत में मिल जाएंगी जब आप इसको देखेंगे। स्पीति घाटी है, लाहौल घाटी है, बहुत सारी ताबो घाटी है, कई सारी घाटियाँ हैं आप। तो ये हमारा क्या था, आज के क्या थे, क्वेश्चन थे जिनकी संख्या 20 या 22 थी। तो आज हमारा क्या रहेगा, ये अंतिम क्वेश्चन है। और आई होप कि आपको वीडियो आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलेंगे और जिसमें हम लोग और अच्छे क्वेश्चनों को लेकर बात करेंगे। हाँ, एक बात और आप सुनिएगा कि अगर आपको किसी प्रकार की अगर समस्या होती है, क्वेश्चनों को डाउट अगर होता है या अन्य प्रकार की किसी को आपको सवाल पूछना है, डाउटफुल सवाल पूछना है, तो आप बेफिक्र क्या करिएगा कि इस नंबर पे आप मैसेज आप कर सकते हो। और ये व्हाट्सअप नंबर हमारा है और मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी प्रकार का कंटेक्ट करना हो तो आप इस नंबर पे आप कंटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।